और टुडेज़ टॉपिक इज़ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हार्मोन किस तरह से वर्क करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो वाटर सॉल्युबल की होती है, मतलब ऐसे हार्मोन के लिए मैकेनिज्म जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सेकंड जो कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं वो होती है लिपिड सॉल्युबल की, ऐसे हार्मोन के लिए मैकेनिज्म जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे हार्मोन को देखते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी वाटर सॉल्युबल के लिए, वाटर सॉल्युबल। सेकंड कैटेगरी जो देखेंगे हम वो होगी लिपिड सॉल्युबल के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हार्मोन होते, कौन कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी होती है वो होती है प्रोटीनेशियस हार्मोन की। ये जो प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं ये काफ़ी लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, इनमें लॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो ये लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, तो ये वाटर में जो है सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है कैटेकोलेमीन्स, यानी कि ऐसे बेसिकली ये तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन इनमें जो कैटिकोल रिंग पाई जाती है, इसलिए इसको कैटेकोलेमीन्स नाम दे दिया जाता है। तो लिख लेते हैं हम, इनमें कौन कौन से होते हैं। वाटर सॉल्युबल में होते हैं जो है प्रोटीनेशियस हार्मोन, प्लस कैटेकोलेमीन्स। तो ऐसे कौन से हार्मोन होते हैं जो प्रोटीनेशियस होते हैं। आपने पढ़ा होगा जो पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं, जो हार्मोन पिट्यूटरी के होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होते हैं, जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, जैसे निकलने वाले एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सब जो हार्मोन निकलते हैं वो जो है प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं जो है। तो लेकिन जो ये कैटेकोलेमीन्स होता है, कैटेकोलेमीन्स किसको कहते हैं। कैटेकोलेमीन्स हम कहते हैं ये बेसिकली ये एमीन डेरिवेटिव होते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन इन एमिनो एसिड में एक रिंग पाई जाती है जिसका नाम होता है कैटेकोलेमीन्स, कैटिकोल रिंग बोलते हैं। तो इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है जो है कैटेकोलेमीन्स। तो बेसिकली जो है कैटेकोलेमीन्स हम कहते हैं किसको हैं, इपिनेफ्रिन प्लस नॉरएपिनेफ्रिन को। तो इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को कैटेकोलेमीन्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते कौन कौन से हैं। तो प्रोटीनेशियस और जो कैटेकोलेमीन्स होते हैं ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा सकते। और सेकंड पॉइंट ये कि ये लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, तो ये लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए इनके लिए क्या होता है कि जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो होता है इनके लिए वो सेल सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। तो ये सेल सरफेस पे बाइंड होते हैं। तो इनकी पूरी मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो फास्ट होती है। कोई भी चीज़ जो फास्ट होगी वो काफ़ी थोड़े समय के लिए होगी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें, इनकी जो मैकेनिज्म होती है ये फास्ट एक्टिंग हार्मोन होते हैं, ये फास्ट एक्टिंग हार्मोन होते हैं, फास्ट एक्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ फास्ट होगी तो वो थोड़ी समय के लिए होगी। जस्ट लाइक ए रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप जो लंबे समय से होता है, जो काफ़ी टाइम लेता है होने के लिए, तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन कोई जो चीज़ जल्दी से होती है वो काफ़ी थोड़े समय के लिए होती है। जैसे ये जो फास्ट एक्टिंग होता है तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा, इफ़ेक्ट जो होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट तो ये है कि इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। क्यों सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड में जो है इनसॉल्युबल हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं।
जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, ये उसको क्रॉस नहीं कर सकती। और सेकंड पॉइंट तो ये है, सेकंड रीज़न ये है इसका कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग पेप्टाइड्स के होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और काफ़ी लंबे प्रोटीन, लार्ज होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो सेल सरफेस पे ही प्रेजेंट होंगे। तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द receptors present on cell membrane. रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ये कैसे वर्क करता है सेल मेम्ब्रेन में बंध के? तो इसकी जो वर्किंग होती है वो होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है इसको हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो सेकेंडरी मैसेंजर लिख लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो इनकी वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग बाय जनरेशन ऑफ द सेकंड मैसेंजर। जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर होते क्या हैं अभी मैकेनिज्म में देखेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे साइक्लिक एएमपी होता है, साइक्लिक जीएमपी होता है, आईपी3 होता है, जीएपी होता है। लेकिन आपको याद रखना है साइक्लिक एएमपी ऑब्वियस से ज़्यादातर यही पूछा जाता है जो है साइक्लिक एएमपी, तो याद रखना है आपको सेकेंडरी मैसेंजर में साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, एक और है IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो इनकी पूरी मैकेनिज़्म देखेंगे हम। ये इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ये कब होती है, इनकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं। वाटर सॉल्युबल ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमें क्विक एक्शन में इनकी जो है रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी फास्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फास्ट एक्टिंग हार्मोन होते हैं, इमरजेंसी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन हमको कब रिक्वायरमेंट होता है? हम जानते हैं इपिनेफ्रिन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। जैसे हम स्नेक को देखते हैं तो हमें उस टाइम पे ऐसे हार्मोन की ज़रूरत है जो काफ़ी क्विक एक्शन कर सके, काफ़ी फास्ट एक्टिंग हो। तो इपिनेफ्रिन के ये मैकेनिज्म अप्लाइड होता है सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करके, उसको हम आगे देखें। अब आप सपोज़ करें कि कोई इमरजेंसी है और इपिनेफ्रिन को निकलना है इमरजेंसी की कंडीशन में। हम सपोज़ दैट आपने स्नेक देख लिया तो आपको भागना है, रनिंग करनी है। उस टाइम पे आपकी बॉडी को चाहिए क्या? उस टाइम पे आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो उस टाइम पे जो हार्मोन एक्शन करता है वो होता है इपिनेफ्रिन। इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है? ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल की मैकेनिज़्म क्या होती है एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। सपोज़ दैट ये इपिनेफ्रिन है और ये कोई सेल है, ये कंप्लीट सेल है और ये सेल की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो एक हार्मोन के लिए, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि एक हार्मोन के लिए केवल एक ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा, केवल उसी हार्मोन के लिए। तो जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो अभी हमने पढ़ा जो है कि रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होता है वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, वो सेल के सरफेस प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। तो ये होता क्या है कि ये इपिनेफ्रिन जो है इस स्पेसिफिक रिसेप्टर से जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है उस पे आके जो है ये बाइंड हो जाता है। तो ये होगा क्या कि ये यहाँ पे आके इसमें फिट हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक लॉक एंड की, ये ताला और चाबी की तरह एक दूसरे में आके फिट हो जाते हैं। तो ये है रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर कह सकते हैं। तो ये हार्मोन, तो ये बना लिया पूरा, ये बन गया इधर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, HR कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये यहाँ पे जो है हार्मोन आके स्पेसिफिक रिसेप्टर से जो कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उससे बाइंड हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये HR कॉम्प्लेक्स यानी कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स करता क्या है ये देखते हैं हम। HR कॉम्प्लेक्स करेगा क्या कि
HR कम्प्लेक्स जो होता है, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो होता है, वो कन्वर्ट कर देता है जो है एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज जो कि इनएक्टिव होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, उसको कन्वर्ट कर देगा एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव में, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो एडिनाइल साइक्लेज जो कि एक्टिव है, अब ये क्या करेगा, जो है एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव जो होगा ये कन्वर्ट करेगा किसको, ये ATP को कन्वर्ट कर देगा, ATP को कन्वर्ट करता है किस में, साइक्लिक AMP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो ये साइक्लिक AMP क्या है, अभी हमने पढ़ा कि साइक्लिक AMP जो होता है वो एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर, वो सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। तो ये इनकी वर्किंग कैसे हुई, ये अब सेकेंड मैसेंजर जनरेट हो गया, इसका सबसे क्रूशियल रोल है। ये क्या करेगा, साइक्लिक AMP जो होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव को, प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव, प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव को प्रोटीन काइनेज एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन काइनेज एक्टिव, अब ये जो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज एक्टिव हुआ है, अब इसका क्या फंक्शन होगा, ये प्रोटीन काइनेज जो एक्टिव होगा वो क्या करेगा, फास्फोराइलेज इनएक्टिव को, फास्फोराइलेज जो कि इनएक्टिव है, जो कि इनएक्टिव है, उसको कन्वर्ट कर देगा फास्फोराइलेज एक्टिव में। फास्फोराइलेज एक्टिव में। अब ये फास्फोराइलेज क्या करेगा, अब ये फास्फोराइलेज क्या करेगा, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जो कि क्या है, इनएक्टिव है, उसको ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। ये जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिव हुआ ये क्या करेगा, अब ये वर्क करेगा ग्लाइकोजन पे, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देगा ग्लूकोज में। ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन पे एक्ट करेगा, ग्लाइकोजन पे एक्ट करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ग्लूकोज जनरेट हो चुका है। अब क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा वो सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्लस ATP मिलेगी, जो कि हमको इंस्टेंट इमरजेंसी कंडीशन के लिए एक्वायर्ड है एनर्जी। तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होगा वो हमको यही चाहिए होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी प्लस ATP, एनर्जी और ATP रिलीज होगी। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या था, हमारा एम ये था कि एपिनेफ्रिन रिलीज़ हुआ इमरजेंसी हार्मोन के रूप में, तो हमें एनर्जी चाहिए। तो इतनी पूरी सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस जो होती है यही मैकेनिज्म होती है वाटर सॉल्युबल हार्मोन के लिए, यानी कि सेकंड मैसेंजर जनरेट करके इनका मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हुआ क्या कि जो ये एपिनेफ्रिन रिलीज़ हुआ वो अपने एक सेल सरफेस पे जो कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट था उससे बाइंड हुआ
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने क्या किया कि एटीपी पे वर्क किया, तो एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर दिया। जो साइक्लिक एमपी होती है वह एक्ट एज ए सेकंड मैसेंजर की तरह काम करती है। वो फास्फोराइलेज इनएक्टिव को फास्फोराइलेज एक्टिव में कन्वर्ट कर देती है। फास्फोराइलेज क्या करता है, जो है फास्फोराइलेज ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इनएक्टिव को ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिव जो होता है वो फाइनली जो है ग्लाइकोजन पे काम करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीडेशन होता है तो हमको एनर्जी मिलती है। तो ये तो हुई ऐसे हार्मोन की मैकेनिज़्म जो कि वाटर सॉल्युबल हैं, यानी कि प्रोटीनेशियस हार्मोन और कैटेकोलमीन्स। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स ऐसे होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे होते हैं, लार्ज होते हैं, लॉन्ग पेप्टाइड्स के होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इनका जो रिसेप्टर्स होगा सेल सरफेस पे होगा, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। तो ये रही जो है मैकेनिज्म वाटर सॉल्युबल की। अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए होता क्या है कॉन्सेप्ट की, सबसे पहली बात तो ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते कौन कौन से हैं। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं और जो थायराइड हार्मोन होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब जो ऐसे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं, और ऐसे हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, वो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये लिपिड में जो है सॉल्युबल होते हैं, तो ये ईज़िली जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको क्रॉस करके सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं जो है। तो इनकी जो मैकेनिज़्म होती है वो अलग होती है, वो वाटर सॉल्युबल से अलग होती है। तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहली बात ये, इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। ये स्लो एक्टिंग हार्मोन होते हैं, काफ़ी स्लो जो है वर्क करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि लिपिड सॉल्युबल जो होते हैं हार्मोन वो होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड प्लस थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, थायराइड ग्लैंड हार्मोन। सेकंड पॉइंट, ये हार्मोन जो होते हैं वो स्लो एक्टिंग होते हैं, काफ़ी स्लो वर्क करते हैं जो है, ये स्लो एक्टिंग हार्मोन होते हैं, स्लो एक्टिंग हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्लो एक्टिंग, आप रिलेशनशिप को ही देख लीजिए। ऐसे रिलेशन जो काफ़ी स्लो बनते हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा समय तक चलते हैं। कोई चीज़ स्लो होगी तो वो ज़्यादा देर तक चलेगी, तो जो स्लो होता है उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है। इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अब इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, आप इन वाटर सॉल्युबल में क्या था कि जो रिसेप्टर्स होते थे वो सेल सरफेस से भी प्रेजेंट होते थे, क्योंकि वो लिपिड में जो है इनसॉल्युबल थे, वाटर में सॉल्युबल थे। लेकिन क्या होता है लिपिड सॉल्युबल में, क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन और ये भी लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, तो सेल सरफेस को ये क्रॉस कर जाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए इनका जो रिसेप्टर्स होगा वो इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो रिसेप्टर्स जो होगा वो इंट्रासेलुलर होगा। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का जो रिसेप्टर होगा वो इंट्रासेलुलर होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इनकी वर्किंग कैसे होगी, ये जो वर्किंग इनकी होती है बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। उसमें क्या था, उसमें वर्किंग थी बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे IP3, साइक्लिक EMP, साइक्लिक GMP। लेकिन इनमें जो मैकेनिज्म होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA से इनका मैकेनिज्म होता है। तो मैकेनिज्म या वर्किंग बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फीमेल में एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो हार्मोन है वो काफ़ी स्लो एक्टिंग होना चाहिए इसको। फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें 15 या 30 दिन में जो है हार्मोन का अप एंड डाउन्स होते हैं। तो जो एंडोमेट्रियम की पहले थिकनिंग होती है, फिर डिस्ट्रक्शन होता है। तो थिकनिंग के लिए जो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो ईस्ट्रोजन है,
इसको चाहिए कि काफ़ी स्लो एक्ट करे जो है और लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये जो है इसमें कैटेगरी लिपिड सॉल्युबल में आता है। तो सबसे पहला जो देखते हैं हम ईस्ट्रोजन, एग्जांपल देखते हैं, हम ईस्ट्रोजन को लेते हैं। सपोज करें ये कोई सेल है और सेल के अंदर इसमें जो है न्यूक्लियस है। अभी हमने देखा कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर्स जो होंगे वो सेल सरफेस पे नहीं होते। वो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है, सेल सरफेस पे रिसेप्टर होता है। लेकिन ये ईस्ट्रोजन जो है ये सेक्स हार्मोन है, यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन है। तो इसका जो, और लिपिड सॉल्युबल है, तो इसका जो रिसेप्टर्स होगा वो इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ कहीं साइटोप्लाज्म में इसका रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर, जो कि इसी के लिए है केवल। तो ये यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर से। तो ये यहाँ पे क्या बना लेगा जो है HR कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो DNA में आएगा जो है। ये न्यूक्लियस है, आप सपोज करें इसको न्यूक्लियस है, यहाँ पे DNA है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स DNA से आके बाइंड हो जाता है जो है। आप इसको बाहर देख सकते हैं जो है। तो ये DNA से बाइंड हो जाएगा जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब DNA में जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो क्या बनता है? DNA में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मैसेंजर RNA बनेगा। अब मैसेंजर RNA में ट्रांसलेशन होता है जो है, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगी। तो अल्टीमेट ये जो प्रोटीन बनी है, ये अल्टीमेट जो प्रोटीन बनी है वो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के लिए वो उसको क्या करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये थी जो मैकेनिज़्म थी वो लिपिड सॉल्युबल। तो हमने दोनों कैटेगरी को देख लिया, क्या मैकेनिज़्म होती है जो है वाटर सॉल्युबल के लिए और कौन सी मैकेनिज़्म होती है लिपिड सॉल्युबल के लिए। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि लिपिड सॉल्युबल में हार्मोन जो होते हैं, जो स्टेरॉयड हार्मोन और जो थायराइड हार्मोन है, तो स्टेरॉयड हार्मोन में जो कौन कौन से हार्मोन, इसके लिए एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं जो है SAT। S से हो गया सेक्स हार्मोन, A से हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स और T से हो गया थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन। तो साइट से याद रखेंगे जो है कौन कौन से हार्मोन स्टेरॉयड होते हैं और कौन कौन से हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं, साइट।